हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आप सभी को जैसे कि पता भी है, इस वीडियो में हम लाइट के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। और लाइट के चैप्टर में हमारी 2 वीडियो पहले हो चुकी थी, जिसमें हमने पहली वीडियो में देखा लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी में हमने देखा किस प्रकार से लाइट रिफ्लेक्शन का एक जो फिनोमिना होता है उसको शो करती है, किस प्रकार से उस बिहेव करती है, और रिफ्लेक्शन के क्या क्या मेरिट्स होती है और क्या क्या उसके लो होते हैं। इसके बाद में फिर हमने देखा कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, जो भी हमारे मिरर होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, वो होती है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। यानी कि जैसे कि पिछली वीडियो में हमने परावर्तन में देखा था कि किसी भी स्मूथ सरफेस पर जब लाइट पड़ती है तो पड़ने के बाद में वो बाउंस बैक हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और परावर्तित होने के बाद में वो क्या करती है, चीज़ों को दिखने में सहायता करती है। वैसे ही यदि हम बात करते हैं लाइट को, जब ट्रांसपेरेंट कोई मीडियम होता है और उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है, तो उसमें वो किस प्रकार से बिहेव करती है वो इसमें हम देखेंगे। तो बेसिकली अगला हमारा जो कह सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। किस प्रकार से प्रकाश क्या क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हेन द लाइट्स आर मूव इन ए होमोजीनियस मीडियम्स दे कांट बी चेंज दियर डायरेक्शंस एंड दे मूव फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे कि आप सभी को पता है कि समांगी माध्यम के अंदर जब प्रकाश की किरण ट्रैवल करती है तो वो एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना। और हमारी जो एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में क्या करता है, ट्रैवल करता है, गमन करता है, ठीक है ना। तो वहीं पे ही हम कह सकते हैं जब मीडियम में कोई चेंज ना हो, ठीक है ना, और मीडियम कैसा हो, समांगी हो, होमोजीनस हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में बिना किसी डाइवर्जन के वो सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाती है, ठीक है ना। बट व्हेन द मीडियम्स आर चेंज्ड, when we can say when the lights move one medium to the other mediums, it can change their directions, it can change their direction। यानी कि उसकी जो दिशा होती है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। हम कह सकते हैं जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसकी अपनी दिशा से वो भटक जाती है, ठीक है ना। और प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने देखा किस प्रकार से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, माध्यम की बात यदि हम करते हैं कि जैसे कि कोई भी हम कह सकते हैं एयर से प्रकाश की कोई किरण एयर से वाटर में जाती है, ठीक है ना। तो जो वाटर होता है उसका एक अलग मीडियम है, जो वायु है, एयर है, उसका एक अलग मीडियम है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जब प्रकाश की किरण वायु से वाटर में जाएगी, पानी में जाएगी, तो वो क्या होगी, अपनी दिशा से भटक जाएगी, ठीक है ना, विचलित हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी फिनोमेना को हम कह देते हैं अपवर्तन, ठीक है। तो देख लेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है वो आपने देख लिया, यानी कि व्हेन द rays moves one medium to the other mediums, it can change their directions. What is the reason behind the refraction, यानी कि क्यों उसने अपनी दिशा में क्या किया, परिवर्तन किया, ठीक है ना। तो इसमें देखने के लिए हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो हम सोर्स से जो हमारी रेज आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। आपको पता ही है, प्रकाश के परावर्तन में भी हमने देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी देखा, यानी कि दैट रेज विच आर कम्स टू द सोर्स इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज एंड आफ्टर द स्ट्रकिंग ऑफ वन पॉइंट विच इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट्स दे pass through the medium and this mediums is change the directions of rays and this rays is known as refractive rays, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण जब प्रकाश की आपतित किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम पे पड़ती है तो पड़ने के बाद में वो क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित होने के बाद में उसमें कोई डाइवर्जन आ जाता है, ठीक है ना। तो उस डाइवर्जन को हम देखेंगे। इसके बाद में वही इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर
हम एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उसके हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है ना। वहीं नॉर्मल की बात कर लेते हैं इसमें, यानी कि वही जैसे कि कह सकते हैं हम आपका नॉर्मल और इसके बाद में नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में एक एंगल बनता है, उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, ठीक है ना, जिसे एंगल आई भी हम कह सकते हैं। वहीं जो हमारी रिफ्रैक्टिव रेज होती है और जो हमारा नॉर्मल होता है उसके बीच में एक एंगल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, हम उसको कह देते हैं, ठीक है ना। और इसी से क्या होता है, हम कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना। यानी कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो एक अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, वो नियतांक होता है, ठीक है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम देख लेते हैं अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये यहाँ पे देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी कि जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में कोई भी जो आती है वो क्या होती है, अपने उससे रास्ते से हट जाती है, यानी कि विचलित हो जाती है। ये इसमें हम देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी इंसिडेंट रेज है, ठीक है ना। ये यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट हो गया, और इस इंसिडेंट पॉइंट पर जैसी ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि क्या है, ग्लास है, ठीक है ना। और ये जो रेज होती है देखो एयर से कहाँ आ रही है, ग्लास में आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या करती है, ये अभी जो नॉर्मल होता है नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं निकलनी कैसी थी, ये सीधी निकलनी थी, बट सीधी ना निकल के क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने आई कहा एंगल, इसको हमने एंगल आर कहा, ठीक है ना। तो इसी से ये साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट, ठीक है ना, जो कि सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, क्या है ये सेकंड लॉ है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नेल लॉ भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो घटना कहलाती है ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, और इस प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, वी कैन से रिफ्रैक्टिव लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो हैव टू लॉज। फर्स्ट लॉ इज दैट इंसिडेंट रेज normal and refractive rays both all are present on a incident point। कह सकते हैं आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों के तीनों एक बिंदु पर होते हैं, जिसे हम आपतन बिंदु कह देती है, ठीक है ना। ये आपका जैसे ये दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, ये आपतन बिंदु है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी आपतित किरण है, इसके बाद में ये हमारा नॉर्मल है, और ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है, ठीक है ना। और ये तीनों के तीनों इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर होते हैं। तो पहला लॉ तो ये हो गया किसका, अपवर्तन का पहला नियम। अपवर्तन का और परावर्तन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। वहीं परावर्तन में हमने पढ़ा था साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। वहीं यहाँ पे क्या होता है, जो सेकंड लॉ होता है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल होता है उसकी साइन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इनका जो साइन आई और साइन आर का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द स्नेल लॉ। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का लॉ कहते हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्शंस दिस इज ट्रू ऑफ एंगल्स 0 आई और 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट रेज होनी चाहिए वो तिरछी होनी चाहिए, ठीक है ना, वो 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए। यदि वो 90 डिग्री होती है, यदि इस परपेंडिकुलर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर वो पड़ती है तो सीधी निकल जाती है, ठीक है ना, उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बट जब वो एक हम कह सकते हैं तिरछी पड़ती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, तभी जाकर वो क्या होती है, अपने मार्ग से डाइवर्ज होती है, और उसकी डायरेक्शन में क्या आता है, परिवर्तन आता है, चेंज आता है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर तो ये हो गया आपका सेकंड लॉ, ठीक है ना। और सेकंड लॉ द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ऑफ द सेकंड मीडियम। तो बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद द रेस्पेक्टिव ऑफ द फर्स्ट मीडियम, लेट स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द सेम डिटेल्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। उससे पहले हम मीडियम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें दो टर्म्स लेते हैं, एक तो रेयर मीडियम और एक डेंस मीडियम। यानी कि
विरल माध्यम और सघन माध्यम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्टली हम कह सकते हैं कि जब आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पढ़ने के बाद में और वो अपवर्तित हो जाती है, तो अपवर्तित होने के बाद में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला मीडियम होगा वो रेयर होगा, यानी कि वो विरल माध्यम होगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें हमने क्या कहा कि जब आपतित किरण अपवर्तन के बाद में अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इससे पता चलता है कि पहला माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम होगा। वहीं जब आपतित किरण अपवर्तन के बाद में, ठीक है ना, अभिलंब से दूर हट जाती है, तो हम कह सकते हैं कि पहला माध्यम दूसरे माध्यम के क्या होगा, सघन होगा। यानी कि पहला जो माध्यम है वो दूसरे माध्यम से क्या होगा, सघन होगा, डेंस होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से कंपैरिजन होता है। यानी कि जब हम विरल माध्यम की बात कर लेते हैं, रेयर मीडियम की बात करते हैं, तो रेयर मीडियम में वैक्यूम और क्या आता है, एयर आ जाती है, ठीक है ना। वहीं जब हम सघन माध्यम की बात कर लेते हैं, डेंस मीडियम की बात करते हैं, तो डेंस मीडियम में जैसे वाटर और ग्लास आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे इन 3 मीडियम को हम पढ़ते हैं, एयर और वायु, इसको हम वैक्यूम भी कह देते हैं, ग्लास और वाटर को देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले के सापेक्ष दूसरे का किस प्रकार से बिहेव करता है, तो बेसिकली इसमें यहाँ पे देख लेंगे, जैसे कि ये यहाँ से देख लेंगे, ठीक है ना। तो कंसीडर ऑफ द रेज ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2, यानी कि कोई भी रेज है, ठीक है ना, इंसिडेंट रेज है, वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में हो जा रही है, एज सोन इन द फिगर 10.11, ठीक है ना। तो ये 10.11 ये आपका कैसा, ये 1 मीडियम है, ये 2nd मीडियम है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं लाइट इन द मीडियम 2, तो लेट वी बी द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मीडियम 1, और इसमें इसकी स्पीड यानी कि इस रेज की स्पीड क्या होगी, v1 होगी। इसकी स्पीड कितनी होगी, v1 होगी। एंड v2 बी द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ द मीडियम 2, और इस मीडियम में इस लाइट की जो स्पीड होगी वो v2 होगी। v1 इसमें है, v2 इसके अंदर होती है। हम कह सकते हैं जो पहला मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड क्या है, v1 है, और जो हमारा 2nd मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड क्या है, v2 है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आगे क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to the medium 1 is given by the ratio of the speed of light in the medium 1 and the speed of light of medium 2, यानी कि मीडियम 1 और मीडियम 2 के कह सकते हैं सापेक्ष में जो क्या आती है, जो स्पीड का जो रेशो आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और इसे हम n से डिनोटेड करते हैं। किससे, n से डिनोटेड करते हैं। और बेसिकली दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। और ये क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संबंध है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और किसका, प्रकाश की। और क्या आएगा आपका इसमें आएगा, जैसे कि भाई यहाँ से, जैसे यहाँ पहला देख लिया कि यदि कहाँ से लाइट कहाँ से जा रही है, ये पहले में 1st मीडियम से 2nd में जा रही है, तब क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे के सापेक्ष पहले का जो अपवर्तनांक होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है ना। तो ये होगा v1 अपॉन v2 जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी, ठीक है ना। तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ये आपका होगा। इसके बाद में यदि इसका रिवर्स हम कह दें कि बाय द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्टेड ऑफ मीडियम 2, यदि एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो इसका क्या होगा, उल्टा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, ठीक है ना। और इसी से हमारा एक रिलेशन निकल के आता है, ठीक है ना, जो मैंने अभी बताया। ये रिलेशन क्या है, अपवर्तनांक इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द अदर मीडियम, ठीक है ना। इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना,
एक न्यूमेरिकल आता है कि अपवर्तन बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल हमेशा ऊपर ली जाएगी और नीचे जिसका भी पूछ रखा होगा, और प्रकाश की चाल हमें पता होता है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸ होती है, ठीक है ना। तो अपवर्तन इज इक्वल टू, यानी कि अपवर्तन बराबर हम कह सकते हैं प्रकाश की हवा में चाल अपॉन प्रकाश की अन्य माध्यम में चाल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को निकालते हैं और देखते हैं। ये कुछ इंडेक्स दिए गए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, जैसे एयर का 1.003, आइस का भी ये होता है, वाटर का 1.33, ठीक है ना। ये चीज़ें दी गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्या दिया गया, इसमें डेंस एयर और रेयर मीडियम के बारे में बताया है, वो मैंने बताया डेंस क्या होता है और रेयर क्या होता है, ठीक है ना। तो जब मैंने दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं, रेयर मीडियम क्या होता है, यानी कि आपतित किरण जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराती है, टकराने के बाद में वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। और डाइवर्ज यदि वो उसका जो झुकाव होता है वो नॉर्मल की ओर होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला मीडियम है वो रेयर मीडियम होगा, ठीक है ना, और जो दूसरा मीडियम होगा वो डेंस मीडियम होगा। वहीं यदि इसका उल्टा यदि हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल से आपतित किरण दूर हटती है, तो पहला क्या होगा, मीडियम डेंस होगा और दूसरा क्या होगा, रेयर होगा, ठीक है ना। और जैसे मीडियम जो हम कह सकते हैं जो हमारे डेंस मीडियम होते हैं उनमें स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं जो रेयर मीडियम होते हैं उनमें प्रकाश की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी गति क्या होती है, अधिक होती है। और वहीं जो डेंस मीडियम होती है, सघन माध्यम होते हैं, उनमें प्रकाश की चाल कम होती चली जाती है, ठीक है ना। जैसे यदि बात कर लेते हैं लाइट की, मैंने बताई 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। वहीं वाटर की जब हम बात करते हैं तो वाटर में जो स्पीड, वाटर क्या है, एक डेंस मीडियम है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है। वहीं वाटर की जो स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है ना। वहाँ 3 × है, यहाँ 2 × है। तो जैसे मीडियम रेयर से डेंस में आता है तो स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, ठीक है ना। तो अपवर्तन का प्रकाश की जो किरण होती है उसकी गति में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। और उसी वजह से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और वो डाइवर्ज हो जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है, ठीक है ना। और इसका हम डेली रूटीन में कहाँ देखते हैं, इसका इसका हम यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप किसी कांच के गिलास में जब किसी पेंसिल को आप डुबोते हो तो वो हमें टेढ़ी नज़र आती है। वहीं हम कह सकते हैं कांच के किसी गिलास के अंदर यदि हम सिक्का डाल दें तो वो सिक्का हमें थोड़ा ऊपर नज़र आता है। वहीं जो बॉटम है ग्लास की वो भी हमें थोड़ा ऊपर नज़र आती है, ठीक है ना। ये भी इसी का एग्जाम्पल है अपवर्तन का। वहीं हम कह सकते हैं जो किसी तालाब की जो बॉटम होती है वो ऊपर नज़र आती है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, किसका, अपवर्तन का, ठीक है ना। इसके बाद में रात में तारों का टिमटिमाना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, अपवर्तन का ही एग्जाम्पल को शो करती है, ठीक है ना। वहीं हम कह सकते हैं दिन के समय और रात के समय, यानी कि सूर्यास्त होते समय और सूर्य उदय होते समय प्रकाश का रंग सूर्य का रंग नीला दिखाई देता है। इसका भी रीज़न क्या है, अपवर्तन ही है, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं स्टार्स यानी कि तारों का और सूर्य का जितनी दिखाई देते हैं, यानी कि जितने वे दूर होते हैं उससे हमें क्या होते हैं, उससे हमें थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं, यानी कि इनकी जो दूरी होती है वो हमें थोड़ा सा अधिक दिखाई देती है। और इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन ही है, ठीक है ना। तो ये हमारे डेली रूटीन में क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये था हमारा, इसमें जैसे ये एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी कि एयर से कहाँ जा रही है, वो ग्लास रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाई n, उसका क्या है 1.50। वाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ग्लास की स्पीड निकालनी होती है। कहीं स्पीड ऑफ लाइट दे दिया जाएगा, बट यदि नहीं भी दिया तो भी हमें एज्यूम कर लेते हैं कि 3 × 10⁸ होती है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इसको हमें किसमें, एक न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूले में सेट करना है। जो फॉर्मूला क्या है, n = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ठीक है ना। तो अदर मीडियम की निकालनी है, तो अदर मीडियम की
हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट ऑफ अदर मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन 1.5, ठीक है ना। और इस प्रकार से कटिंग करके हमारा आंसर आ जाता है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद में तो ये चीज़ें हमने देखी किस प्रकार से ये वर्क करती है, और अपवर्तन को हमने देखा, ठीक है ना। अपवर्तन के अंदर और कुछ नहीं रहा, चलिए देख लेंगे इसके बाद में। चलिए तो अभी बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शंस बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट लेंस। व्हाट इज लेंस? बेसिकली ए स्फेरिकल सरफेस या टू स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड लेंस, यानी कि दो गोलीय संरचनाएं आपस में मिलकर एक ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, टू ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स मेक अ लेंस, यानी कि दो गोलीय सतह आपस में मिलकर एक लेंस का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। और ये जैसे कि आप सभी को पता है लेंस भी दो टाइप की होती है, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हम कह सकते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है ना। तो इसमें वही बात है, यू एम माइट हैव वॉच में चीज़ें हो गई। तो ट्रांसपेरेंट बाउंड, हाँ, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन ऑफ बोथ सरफेस आर स्पेरिकल, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या होता है, दो स्पेरिकल सरफेस होती है और वे ट्रांसपेरेंट होती है और वे पास पास होती है, और उन्हीं से मिलकर हमारा क्या बनता है, लेंस बनता है। तो लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस आर थिकर इन द मिडिल एंड थिनर इन द एजिज, यानी कि जो बीच में से मोटा होता है और किनारे पर से पतला होता है, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कह देते हैं, ठीक है ना। और वहीं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉनकेव लेंस आर थिनर इन द मिडिल एंड थिकर इन एजिज, यानी कि जो किनारों से थिन होता है, थिक होता है, सॉरी, किनारों से मोटा होता है और वहीं बीच में से पतला होता है, उसे हम कौन सा लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें दी गई है, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। देखो किनारे से क्या है, पतला है, वहीं बीच में से कैसा है, मोटा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। वहीं ये ये आपका कॉनकेव लेंस है, जो कि बीच में से क्या है, पतला है और किनारों से क्या है, मोटा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें दी गई है, इसमें ये चीज़ें बताई गई है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और किस प्रकार से चीज़ें इसमें होती है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें देख लेते हैं। बेसिकली ये जो लेंसेज होते हैं, जैसे जो हमने मिरर देखे, मिरर में क्या थी, जो फोकस था वो एक ही होता है, बट इसमें दो फोकस होते हैं, ठीक है ना, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये क्या आपका, ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में जिस साइड से हमारी आपतित किरण आती है, हम कह सकते हैं इंसिडेंट रेज आती है, उस मुख्य अक्ष के ऊपर जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम F1 कहते हैं, ठीक है ना। और F1 के बाद में, यानी कि जो इंसिडेंट रेज आपतित किरण अपवर्तन के बाद में जिस एक पॉइंट पर मुख्य अक्ष पर ये मिलती है, उसको हम F2 कहते हैं, यानी कि द्वितीय फोकस कह देते हैं। वहीं कॉनकेव लेंस के अंदर भी ये हमारा आपका क्या है, ये आपका F1 है, यानी कि प्रथम फोकस है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, द्वितीय फोकस होगा, ठीक है ना। और ये जो 2F होता है, इसके हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं, यानी कि इसी से मिलकर माना जाता है कि यहाँ से हमने इस गोले को लिया है, ठीक है ना। इस गोले को जैसे कि हमने यहाँ से बनाया है, तो ये इसका सेंटर हो गया, जैसे हमने यहाँ पे लगाया होगा, और इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर ये वाला होगा, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है ना। तो इन गोलों का ये इस वाली कर्व का ये सेंटर है, और इस वाली यानी कि कह सकते हैं इस वाली कर्व का ये सेंटर है, ठीक है ना। तो दो गोलों से मिलकर हम लेंस को बना हुआ मानते हैं, ठीक है ना, दो गोलों का हिस्सा मानते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। वहीं जहाँ पर
जो हमारा मिरर होता था, मिरर को हम यहाँ पे जो पॉइंट होता था किसके ऊपर, मुख्य फोकस के ऊपर, उसको हम पोल कहते थे, ध्रुव कहते थे। बट यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कह देते हैं, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर कह देते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र यानी कि ओ क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक है ना। तो चलिए देख लेंगे और क्या कहता है ये बेसिकली। चलिए चलिए तो इसके बाद में यही कि हम कह सकते हैं इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि हम इसमें यहीं पे देख लेंगे, इनकी कुछ डेफिनेशंस देख लेंगे। ठीक है ना। तो ये तो हमारा प्रथम फोकस हो गया, ये हमारा द्वितीय फोकस हो गया। इसके बाद में ये हमारी क्या हो गई, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्स हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है ना। और मुख्य अक्ष के ऊपर ये आपका क्या होगा, ये आपका फोकल प्लेन हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की ये फोकस डिस्टेंस हो गई, फोकस दूरी हो गई। ठीक है ना। तो ये आपकी जो डेफिनेशंस है जो उसके अंदर दी भी गई है लेंस के अंदर, वो आपको देखना होता है। और इसी के बाद में अब हम पढ़ते हैं कि हाउ द इमेज फॉर्म्ड इन ए लेंस, यानी कि किस प्रकार से लेंस के अंदर इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसमें हम देख लेंगे। तो बेसिकली इसी के भी जैसे मिरर के अंदर 3 रूल्स थे, वैसे इसके अंदर भी 3 रूल है। ठीक है ना। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है, when the incident rays are comes to the parallel and fallen on the lenses and after the refractions these refracted rays are passed through a point which point is known as second focus, यानी कि वो हमेशा किससे, सेकंड फोकस से निकलता है। ठीक है ना। एफ से निकलेगा। वी कैन से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फोकस की बात नहीं कर लेते हैं, फोकस की बात करते हैं। यानी कि आपतित किरण जब किसी दर्पण पर टकराती है तो दर्पण, यहाँ पे दर्पण नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेंस है। यानी कि हम कह सकते हैं आपतित किरण जब किसी लेंस के ऊपर टकराती है तो टकराने के बाद उसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के बाद में वो मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस के एक बिंदु से गुजरती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, फोकस कह देते हैं। तो ये पहला लॉ आपका यहाँ पे दिया भी गया होगा। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट लॉ। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट लॉ है। ठीक है ना। तो ये कोई आपकी आपतित किरण है, ये यहाँ पे लेंस से टकराने के बाद में इसमें अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद में ये किरण आपतित किरण कहलाई, और आपतित किरण यहाँ से F2 से निकलती है, यानी कि द्वितीय फोकस से निकलती है, हमेशा निकलेगी। ठीक है ना। वहीं कॉनकेव लेंस के अंदर हम देख लेते हैं, यहाँ से कोई पैरेलल किरण आती है, टकरा कर क्या होती है, ये मुख्य फोकस से दूर हट जाती है, और जैसे हमें F1 यानी कि मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। वहीं ये आपका फर्स्ट लॉ है। ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि जब कोई आपतित किरण प्रथम फोकस से आती है, प्रथम फोकस यानी कि जो कि मुख्य अक्ष के ऊपर एक बिंदु है, मुख्य फोकस से होती हुई आती है और किससे, कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है। टकराने के बाद में इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद में ये जो आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये आपका दूसरा नियम है, किसके लिए, लेंस के लिए। ठीक है ना। ये लेंस कहीं ना कहीं सिमिलर है दर्पण से, यानी कि मिरर से सिमिलर है। वहीं किसके लिए, अवतल लेंस के लिए देख लेते हैं। ये कोई भी किरण आई, हम कह सकते हैं ये आपतित किरण आती है, लेंस से, अवतल लेंस से टकराती है। टकराने के बाद में ये अपवर्तन के बाद में ये जो आपतित किरण होती है ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। ठीक है ना। और हम कह सकते हैं हमें ये द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, कि ये द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद में जो हमारा थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ कहता है कि जब भी कोई आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, when the incident rays pass through the optical center it can pass in the same direction without any diversion, यानी कि जब आपतित किरण किसी भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वो सीधी निकल जाती है और उसमें कोई अपवर्तन नहीं दिखता। ठीक है ना। तो दीज आर द 3 रूल्स, ये 3 रूल है
किसी भी लेंस में इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है ना। पहले में हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में देखा व्हेन द इंसिडेंट रेज आर स्टक ऑन ए लेंस आफ्टर द रिफ्रैक्शंस these refractive rays are passed through the second focus, ठीक है ना। when we are talking about the second law is told about when the rays are comes to the f1 and stuck to the lens. After the stucking, these are refracted, and these refracted rays are passed to the parallel of principle of x, ठीक है ना। and the third law is said when the incident rays pass in the optical center, it have not shows any diversion, they are pass in the same direction, ठीक है ना। यानी कि इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता। तो ये आपके 3 नियम है, ठीक है ना। तो 3 नियम में आपने देखा, और इसमें ही इसी के बाद हम अपनी एक प्रॉपर्टी को और देखेंगे, किस प्रकार से इस चीज़ को हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं, किस प्रकार से ये क्या करती है, ठीक है ना। कि हमारी ये 6 पोजीशन कौन कौन सी है, ठीक है। वही जब इनसे इन्फिनिटिव से कोई भी रेज आती है, इसके बाद में जब इन्फिनिटिव और 2f के बीच में से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से आती है, इसके बाद में कैसे कैसे ये आपके वही 6 स्ट्रक्चर है, जैसे कि किस में थी आपकी कौन के जो हमारे मिरर होते थे उनमें भी 6 पोजीशन थी। तो उन्हीं 6 पोजीशंस के थ्रू हम चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो चुका है। अगली बार यहीं से शुरू करेंगे, हाउ द इमेज आर शोज इन अ लेंसेज, ठीक है ना। और लेंसेज में किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है, कैसे इमेज बड़ी होती है, कैसे छोटी होती है, इन्वर्ट होती है या फिर आपकी इरेक्ट होती है, स्मॉल होती है कि लार्ज होती है, ठीक है ना। रियल बनती है कि वर्चुअल बनती है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।